हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की नीट की तैयारी बहुत ज्यादा अच्छे से चल रही होगी और उसी तैयारी को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए मैं आ गई हूँ एक लेक्चर लेके विच इज ऑन हाउ टू मेक नोट्स। तो आप सभी लोग नोट्स बनाते होंगे, आपके आसपास वाले सारे बच्चे, आपके क्लासमेट्स नोट्स बनाते होंगे, बट एक अंतर आ जाता है उन नोट्स में कि कौन उन नोट्स को बना के कितने अच्छे नंबर ला पा रहा है और कौन लंबे लंबे नोट्स बनाकर भी, इतने सारे नोट्स बनाकर भी नंबर नहीं ला पा रहा है ना। तो नोट्स बनाने के तरीके में बहुत ज्यादा एक क्लियरिटी चाहिए होती है आप लोगों को, ताकि अच्छे से नोट्स बन सके, इजीली बन सके, ज्यादा प्रेशर ना हो नोट्स बनाने के लिए, बार बार ना बनाने पड़े, राइट। तो जैसे अभी मैंने आपको कहा, आपने देखा होगा कि आपके बहुत से क्लासमेट्स ऐसे होंगे जो बहुत छोटे से नोट्स बनाते होंगे, सिर्फ क्लास में जब टीचर पढ़ा रही है सिर्फ तब नोट्स बनाते होंगे, मतलब वो बाकी टाइम पढ़ते भी नहीं है ठीक से, बट वो क्लास में ध्यान दे रहे हैं और क्लास में नोट्स बना रहे हैं और उनके नंबर बहुत बढ़िया आ रहे हैं। फिर साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्लास में भी ध्यान दे रहे हैं, स्कूल में भी अच्छे से मतलब पढ़ते हुए ही नजर आते हैं, जब देखो घर में भी पढ़ रहे हैं, नोट्स की कॉपियां बन रखी है उनकी 6-7, बट फिर भी उनके नंबर उतने ज्यादा अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके पीछे का जो ये राज होता है ना, ये होता है नोट्स, कि बच्चों के नोट्स कैसे हैं, वो किस तरह से बना रहे हैं और कितना टाइम दे पा रहे हैं नोट्स को बनाने में। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, नोट्स एक बच्चे का ना ब्रह्मास्त्र होता है ना। आपके जो नोट्स हैं, आपकी पूरी स्टूडेंट लाइफ में कुछ और काम आए ना आए, पर आपके नोट्स आपके काम आएंगे। और उन टॉपर बच्चों को एकदम ये बात पता होती है कि जो मेरे नोट्स हैं वो मुझे किस तरह से रखने हैं, ऐसे संभाल के रखते हैं। बाकी सारे बच्चे तो रद्दी में दे देते हैं, है ना, पर टॉपर्स को पता होता है कि ये जो नोट्स हैं ये आज भी काम आ रहे हैं, पेपर में भी काम आएंगे, अगली कक्षाओं में भी काम आएंगे, है ना। तो आज इन्हीं नोट्स को कैसे बनाते हैं, इनका क्या यूज है, किस तरह से उनको अच्छे से यूटिलाइज करना है, ये हम सीखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि नोट्स होते कितने टाइप्स के हैं। बेसिकली नोट्स कितने टाइप के होते हैं, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स और रफ नोट्स। यस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग नोट्स के बारे में, जो कि सभी बच्चे बनाते हैं, बनाना जानते हैं। लॉन्ग नोट्स बेटा वो होते हैं जो हम लोगों को डिक्टेट किए जा रहे हैं। कोई भी टीचर, चाहे आपके ट्यूशन के टीचर, कोचिंग के टीचर या आपके स्कूल के टीचर्स आप लोगों को बता रहे हैं और आप वो नोट डाउन कर रहे हो, है ना। तो वो एक तरह से डिक्टेशन हुई, राइट, कि हमें कोई बता रहा है और हम इसको लिखते जा रहे हैं। कई बार तो हम अपना दिमाग भी नहीं लगाते हैं वो चीज लिखते हुए, सामने वाला जो बोल रहा है हम सुनते हुए बस लिखते हैं। ठीक है, ये वाले नोट्स होते हैं लॉन्ग नोट्स। इनका फायदा है और इनका नुकसान भी है। फायदा इनका ये है कि इसमें अच्छे से डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट सब कुछ डिटेल में होता है, तो कभी इन फ्यूचर अगर आप भूल जाओगे, आप इन नोट्स को उठा के देख सकते हो कि क्या था कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली। बट इसका जो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है वो ये है कि इन नोट्स को पेपर के टाइम पे पढ़ने में आफत आ जाती है। इन नोट्स में 3-3, 4-4 कॉपीज भरी हुई होती है हमारी, और वो पेपर के टाइम पे 4 कॉपीज भरनी, मतलब वापस से पढ़नी आसान तो मेरे ख्याल से तो नहीं है, मैं तो नहीं कर सकती, आपका पता नहीं। ठीक है, तो उसके बाद इन लॉन्ग नोट्स का थोड़ा सा समराइज्ड वर्जन आता है हमारा शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स को हम लोग सेल्फ नोट्स भी कह सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बेसिकली वो नोट्स हैं जो आप अपने लॉन्ग नोट्स से इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। सबसे जो मेन बात है यहाँ पे वो है अपनी लैंग्वेज में लिखना, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपके लिए कंफर्टेबल है। अगर आप लोग हाई की जगह एक इस तरह से एरो भी बना रहे हैं तो वो आपके कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से, है ना, आपको यहाँ देख के पता चल जाएगा कि मैं इंक्रीज होने की बात कर रहा हूँ, डिक्रीज होने की बात कर रहा हूँ, है ना। तो वो चीज आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से होती है, वो चीज आपके अनुसार बनाई हुई होती है। वो नोट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको समझ में आएंगे, अगर कोई दूसरा पढ़ेगा तो मे बी उसको आए भी ना, राइट। उनको हम लोग कहते हैं शॉर्ट नोट्स या सेल्फ नोट्स। अब आती है बारी रफ नोट्स की। अच्छा, जो रफ नोट्स होते हैं ना, वो शॉर्ट नोट्स के एक टाइप होते हैं। रफ नोट्स बेसिकली क्या है, जब टीचर बोल रही होती है और वो जो टॉपर लिख रहा होता है ना, वो फटाफट फटाफट से जो एक एक वर्ड लिख रहा होता है, वो होते हैं हमारे रफ नोट्स। ये रफ नोट्स और ये शॉर्ट नोट्स, अगर किसी ने एकदम महारत हासिल कर ली ना नोट्स बनाने की, तो वो दोनों को दोनों साथ में बनाता हुआ चलता है। ठीक है, इस क्लास में ये बनाएगा, जब टीचर पढ़ा रही होगी घर जाके इन्हीं को रिवाइज कर करके इन्हीं में अपने और पॉइंट्स ऐड कर देगा। ठीक है, तो बट
देखते हैं, धीरे धीरे हम अभी रफ नोट्स बनाते हैं और उसके बाद हम लोग घर जाके अपना रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो एक चीज देखते हैं अब कि इनको बनाने के ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं कि तुम मजबूर हो जाओ कि मुझे ये बनाना है, अब तो बनाने ही पड़ेंगे है ना। और वैसे भी नीट निकालना है, तुम्हें जेई निकालना है, तो वैसे भी बनाने ही पड़ेंगे। और बायो वालों के लिए तो बहुत ही जरूरी है बेटा। इतनी चीजें हैं कि तुम लोग लॉन्ग नोट्स में तो नहीं रिवाइज कर पाओगे नीट के टाइम पे। चलिए, तो सबसे पहला है इजी रिकॉलिंग। इजी रिकॉलिंग से क्या मतलब है हमारा? देखो, इजी रिकॉलिंग मतलब जब हमने कोई कॉन्सेप्ट पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा है, मान लो मैंने चैप्टर 1 में पढ़ा है कोई कॉन्सेप्ट, अब मैं चैप्टर 2 मैं अब चैप्टर 6 पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट 1 में पढ़ा हुआ है और उससे ही कुछ रिलेटेड चीज मैं 6 में पढ़ रही हूँ, बट मुझे वो 1 वाली चीज ना इतनी ज्यादा क्लियरिटी में याद नहीं आ रही है ना। हो जाता है पिछला वाला थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं, वही चीज हो रही है मेरे साथ। तो मेरे को रिकॉल करने के लिए ना, वापस से याद करने के लिए कि मैंने वहां क्या पढ़ा था, बस एक बार अपने शॉर्ट नोट्स को देखने की जरूरत है। बस अपने वो कीवर्ड जो मैंने लिखे थे ना अपनी भाषा में, वो लिखने मतलब वो देखने की जरूरत पड़ेगी बस मुझे, और मुझे सारा का सारा पीछे का याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़े थे प्रोकैरियोट्स, मोनेरा का जो किंगडम है। ठीक है, यही चीज हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं फिर तुम्हारे सेल यूनिट में, जो तुम्हारा 6th यूनिट है आई गेस 11th का। तो उस यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट्स का सेल वॉल कैसा है, सेल मेम्ब्रेन कैसा है, उसकी बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सेल की, वो पढ़ते हैं। तो इन दोनों को रिलेट अगर हमें करना है तो हमें पिछले वाला याद होना चाहिए। उस चीज को याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए शॉर्ट नोट्स आर बेस्ट। सेकंड है हमारा माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग बच्चों बायो के स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी चीज है कि आपको धीरे धीरे आती है करनी, बट आपको आनी जरूर चाहिए। माइंड मैपिंग इज एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक करना। अगर हम इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं तो हमें डिजीजेस याद आ जानी चाहिए खुद से। अगर हम डिजीजेस पढ़ रहे हैं तो हमें माइक्रोब्स याद आ जाने चाहिए खुद से। ठीक है, अगर हम माइक्रोब्स पढ़ रहे हैं तो हमें उनका बेड इफेक्ट भी पता होना चाहिए, हमें रिकॉम्बिनेशन वगैरह, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी भी याद आ जानी चाहिए। हमें मतलब कॉन्सेप्ट को लिंक करना आना चाहिए कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, इससे जुड़ा हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट भी है, और उससे ना क्लियरिटी बनती है एक। तुम सिर्फ उसी टॉपिक में अटके नहीं रह जाते, तुम प्रैक्टिकली सोच पाते हो कि ये टॉपिक किस तरह से है, कैसे यूज हो रहा है हमारी लाइफ में, सब कुछ एकदम क्लियर नजर आता है। उस चीज को हम लोग बोलते हैं माइंड मैपिंग। ठीक है, तो इस माइंड मैपिंग में भी शॉर्ट नोट्स कैसे काम कर रहे हैं, अब हमें पता है, सबको पता होती है बात। शॉर्ट नोट्स में बेसिकली हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं। तो जब एक डायग्राम हम दूसरे से रिलेट कर पाते हैं ना, तो बहुत मतलब एकदम क्लियर हो जाता है सब कुछ दुनिया का। ठीक है, अगर मैं इम्यूनिटी पढ़ रही हूँ ना, मैंने अगर क्या कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स पढ़े, तो मुझे एकदम से याद आ जाता है कि अच्छा मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि मिल्क में जो तुम्हारा क्या कहते हैं फर्स्ट मिल्क होता है प्रेगनेंसी के बाद, उसमें क्या कहते हैं IgA होती है ना। तो यहाँ पर मैंने एकदम से माइंड मैपिंग की, मुझे याद आ गया कि अच्छा IgA होती है, ये वाली IgA मुझे यहाँ पर भी पढ़नी पड़ रही है ना। तो ये माइंड मैपिंग का खेल होता है सारा। थर्ड इज ऑर्गेनाइज्ड वे। देखो, बच्चे की जिंदगी में जो भी पढ़ रहा है उसकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसिप्लिन। चाहे वो तुम्हारे रूटीन में हो, चाहे वो तुम्हारे नोट्स में हो, चाहे वो तुम्हारी क्लास अटेंड करने में हो। ठीक है, रूटीन है एक पाथवे टू द सक्सेस। अगर रूटीन से नहीं चल रहे हो, डिसिप्लिन से नहीं चल रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ने का, है ना। चलो, तो इसको ऑर्गेनाइज वे में रहने के लिए, अपने नोट्स को रखने के लिए हमारे शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं। देखो, लॉन्ग नोट्स का ऐसा रहता है कि एक कॉपी में एक चैप्टर हो रहा है, दूसरी कॉपी में दूसरा चैप्टर हो रहा है। शॉर्ट नोट्स हमारा एक चैप्टर 5 पन्नों में खत्म कर देता है। 5-5 पन्ने कहीं पर तुम स्टेपल कर करके रख दोगे, कितना ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम्हें 2 मिनट में रिविजन के लिए लगेगा, तुम्हें 2 मिनट में कुछ चीज याद करनी है पीछे की, उसमें लगेगा। तुम्हें कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, किसी और को कुछ बताना है, तुम्हें 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तुम्हारे नोट्स होते हैं। फोर्थ इज सुपर इजी रिविजन। अब ये तो आप लोग खुद से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि जब तुम लोगों ने एकदम से पूरी एक कॉपी को 5 पन्नों में निपटा लिया है, तो वो 5 पन्ने तुम्हारे लिए कितने इजी हो जाएंगे पेपर के टाइम पे पढ़ने के लिए। तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बस तुम्हें एक रिवीजन करना है, तुम्हें एक बार कीवर्ड्स देखने हैं, उन कीवर्ड्स में अपने माइंड में रिकॉल करना है कि अच्छा हाँ इसका ये कॉन्सेप्ट था, इसका ये कॉन्सेप्ट था, मुझे ये सारी चीजें याद है बस। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ इज टाइम सेविंग। अब जब तुम इतना इजी रिविजन कर रहे हो तो तुम्हारे पास टाइम भी बहुत हो जाता है।
तुम वो जो लॉन्ग नोट्स में 2 घंटे लगाते पढ़ने में, वो शॉर्ट नोट्स में तुमने 1 घंटे में पढ़ लिया, टाइम आधा बचा लिया अपना। अब वो आधा टाइम तुम नेक्स्ट चैप्टर में दोगे, है ना, जो नहीं पढ़ा हुआ है, जो क्लियर नहीं है, उसको दोगे। तो यहाँ पे एक टाइम सेविंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा एक बेनिफिट है। चलो, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट नोट्स, सेल्फ नोट्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। अब हम लोग देखते हैं इनको बनाने का तरीका, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं बच्चों, बनाने में अगर तुम लोग एक बार जुड़ जाओ ना, मतलब एक बार लग जाओ, तो बहुत मजा आने लगता है पढ़ाई में। बस तुम्हें आनी चाहिए कि पढ़ाई को मजेदार बनाना कैसे, ठीक है। चलिए, तो डूज एंड डोंट्स, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैंने एक ही जगह पर डाला हुआ है, ठीक है। चलिए, तो डू नॉट यूज लॉन्ग सेंटेंसेस। अच्छा, शॉर्ट नोट्स में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस यूज करने लग जाते हैं। अच्छा बेटा, फिर शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स में फर्क ही क्या बचेगा, है ना। तो हमेशा लॉन्ग की जगह क्या यूज करने हैं, कीवर्ड्स, जो बस इंपॉर्टेंट टर्म्स है तुम्हारे, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें याद करने होते हैं, हमें लिखने होते हैं, ठीक है। इंग्लिश टर्म सभी की अच्छी होती है ज्यादातर, तो वो इंग्लिश हम लोग अपने आप बना सकते हैं पेपर के टाइम पे। याद क्या रहना चाहिए, वो साइंटिफिक वर्ड्स, वो एग्जैक्ट वर्ड्स जो हमें उस प्रोसेस का नाम बता रहे हैं, उस चीज का क्या कहते हैं मॉर्फोलॉजी बता रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या यूज करना है अपने शॉर्ट नोट्स में, हमेशा कीवर्ड्स। सेकेंड इज यूज फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स फॉर कॉन्सेप्ट। आपको हमेशा फ्लो चार्ट्स में बनाना है या फिर डायग्राम में बनाना है, कभी भी कॉन्सेप्ट को एज इट इज नहीं उतारना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, कई बार उसका मैकेनिज्म इतना बड़ा हो जाता है कि अगर आप लिखने जाओ तो वो लॉन्ग नोट्स ही बन जाते हैं बेसिकली। आपको वो नहीं करना है, आपको कीवर्ड टू कीवर्ड कॉन्सेप्ट को एज अ फ्लो चार्ट में उतारना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, तो ये आपका इम्यूनोलॉजी का फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आधा, मतलब आधा तो नहीं कहूंगी, बट जो इंट्रोडक्शन होता है वो पूरा का पूरा एक पेज में रखा हुआ है। यहाँ पे जो आपका टेक्सोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर है वो एक पेज में है, ठीक है। तो आप देखेंगे इम्यूनिटी की डेफिनेशन, बस मुझे समझ में आनी चाहिए, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इम्यूनिटी की डेफिनेशन लिखी है, स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन, उसके बाद इम्यून सिस्टम क्या क्या कंटेन करता है, ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, पाथवेज होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स में क्या क्या आता है, रिकॉग्निशन आता है, रिस्पॉन्स आता है, कम्युनिकेशन आता है, ठीक है। इस तरह से मैंने ये पूरा इम्यूनिटी का फ्लो बना रखा है, फ्लो चार्ट बना रखा है। उसी तरह से अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको फर्स्ट चैप्टर में करनी होती हैं। अब तो बेसिकली हट गया है, बट नीट के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, हमें सब पढ़ना है, ठीक है। तो ग्रोथ के बारे में इतना सा, फिर रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंट चीजें, फिर मेटाबॉलिज्म की इंपॉर्टेंट चीजें, इसी तरह से सभी चीजों का जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो। अब ये अगर आप लॉन्ग नोट्स में देखोगे ना, तो इनमें 10-10 पन्ने भरे हुए हैं, ठीक है। ये 10-10 पेजेस का टॉपिक्स है सारा का सारा, बट इनको एक पेज के अंदर अंदर हमने निपटा दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। डू नॉट हेजिटेट टू ऐड। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि अगर किताब साफ सुथरी है तो हम अच्छे बच्चे हैं, अगर हमारी कॉपी नीट एंड क्लीन है। अच्छा, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बट इतनी भी नीट नहीं कि कुछ हो ही ना पढ़ने लायक उसमें, है ना। तो आपको सुंदरता पे नहीं ध्यान देना है, आपको ये ध्यान नहीं देना है कि आपको किताब पे कुछ लिखना नहीं है। गलत बात नहीं होती है किताब पे लिखना बेटा, किताब पे लिख लिख के ही याद करना होता है हमें। एनसीईआरटी बहुत जगह छोड़ती है अपने साइड में, क्यों छोड़ती है, ताकि हम लिखें, ठीक है। तो डू नॉट हेजिटेट टू ऐड। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप पोस्ट-इट यूज कर सकते हैं, स्टिकी नोट यूज कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ अभी। देखिए, यहाँ पर ये पोस्ट-इट्स यूज किए गए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ भी है, जहां जहां पर डायग्राम में जो जो चीज इंपॉर्टेंट है सारा अंडरलाइंड है, यहाँ पे पोस्ट-इट लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो पोस्ट-इट नहीं लगा सकते हो आप लोग, आपको को लगता है कि फालतू की चीजें हैं, क्या यूज करनी, क्या खरीदना। अपना ब्लैंक पेपर तो ला सकते हो ना, ब्लैंक पेपर काट के उसको चिपका दो, उसकी हेडिंग्स बना दो, क्या बुरी लग रही है, ठीक है। और ऐसे नहीं है कि पूरी बुक में चिपका देना है, सिर्फ यहाँ से स्टिक है, ये सिर्फ ऊपर से स्टिक हो रखा है, ये भी सिर्फ ऊपर से यहाँ से स्टिक है, जहां पर कुछ लिखा नहीं रहता, ताकि आप इसके नीचे का भी उसको ऊपर करके रीड कर सको। ओके, तो इस तरह से आप लोग अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। ओके, ये भी देख लो साथ साथ, ये डायग्राम है आपका, ठीक है, नेफ्रॉन का। अब नेफ्रॉन के डायग्राम में यहाँ पर साथ साथ ही लिखा हुआ है कि उनका फंक्शन क्या है, जितना भी उनका पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, जो भी पार्ट्स हैं तुम्हारे, पीसीटी है, डीसीटी है, इन सबके यहीं पे ब्रैकेट में किसी और कलर से हमने लिख दिए हैं फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शन भी हो रहा है, पार्ट्स भी हो रहे हैं, नेफ्रॉन का डायग्राम भी हो रहा है, तीनों चीजें साथ में निपटा दी हमने यहाँ पे।
चलिए ठीक है, तो हमें पोस्टेड स्टिकी नोट्स या कोई पेज ऐड करने से घबराना नहीं है, कभी भी एडिशन से कभी नहीं घबराना है। कोई नहीं अगर ठीक से ज्यादा सुंदर नहीं दिख रहा है, कोशिश करो नीट एंड क्लीन बनाने की, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही सुंदर बनाना है। ठीक है, सुंदरता होनी चाहिए, बट पढ़ाई ज्यादा जरूरी है ना हमारे लिए। जो नया पॉइंट दिख रहा है लिख दो। ठीक है, चलो। डोंट मेक नोट्स आफ्टर चैप्टर गेट कंप्लीटेड। आप लोग क्या सोचते हैं कि एक बार ये चैप्टर निपट जाए, मुझे सब कुछ समझ में आ जाए, दिमाग में क्लियरिटी हो जाए, उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी या बनाऊंगा। ऐसा नहीं होता है बेटा। जब भी ऐसा करने के लिए सोचोगे ना, तो लास्ट में जाके तुम पे इतना ज्यादा बर्डन और प्रेशर हो जाएगा कि तुम्हारा मन ही नहीं करेगा नोट्स बनाने का, है ना। यही होता है बेसिकली। एकदम चैप्टर के आखिर में ऐसा लगता है कि यार क्या करें, अब तो नहीं बनते हमसे, छूट जाता है। फिर सोचते हैं अगले वाले का बनाएंगे, अगले वाले का भी यही सीन हो जाता है फिर तुम्हारा, है ना। तो कभी भी चैप्टर के बीच में नोट्स बनाने से डरना नहीं है, हमेशा रेगुलर रहना है नोट्स के लिए। जैसे ही तुमने एक लेक्चर किया, ठीक है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, एक टॉपिक किया, जिस दिन वो लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया है, घर जाओ उसके फटाफट से एक बार रिविजन लेके उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। कितना टाइम लगता है बेटा? आधा घंटा लगता है। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो मैक्सिमम आपको हाफ एन आवर लगेगा टू 45 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे आपको नोट्स बनाने में। ठीक है, उसके बाद डोंट हैव 20 पेजेस नोट्स फॉर वन चैप्टर। बच्चे ना शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते भी उसको इतना लंबा चौड़ा कर देते हैं कि वो शॉर्ट नोट्स भी लगभग लॉन्ग नोट्स बन जाते हैं। होते तो उसमें कीवर्ड्स ही हैं, बट तुम कॉन्सेप्ट को पूरा पूरा लिख दोगे, तुम कीवर्ड्स को भी एक्सप्लेन कर दोगे। भैया कीवर्ड लिखने का फायदा ही क्या हुआ वहां पे, है ना। तुम्हें जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ऐसे बनाने हैं कि तुम्हें वो वर्ड देखकर याद आ जाए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। और अगर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है तो तुम उसको फ्लो चार्ट में लिखो, छोटी जगह में लिखो। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है कि बिल्कुल एक चीज इधर लिखी है, एक चीज इधर, दो दो लाइनें छोड़ के लिख रहे हो। नहीं बेटा, उससे क्या होता है ना, जब हम लोग लास्ट में रिविजन करने जाते हैं तो हम डर जाते हैं, है ना, कि इतने सारे पेजेस हैं, इतने सारे कैसे पढ़ें, ये आ जाता है मन में। इसीलिए हमेशा शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट ही रखेंगे, ताकि रिविजन करते हुए हमारे मन में कोई डर ना हो, हमें लगे यार इतना सा तो है, कर लेंगे, हो भी जाता है और बड़े आराम से। चलो, तो डोंट हैव 20 पेजेस, यूज एब्रीविएशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करने में बच्चे थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो अपने स्टूडेंट्स देखे हैं वो थोड़े से वीक होते हैं। देखो बच्चों, अभी जैसे मैंने बताया ये साइन, जब कोई चीज ज्यादा हो रही है, हाई हो रही है, इंक्रीज हो रही है, साइन यूज करो, डिक्रीज हो रही है, साइन यूज करो। ठीक है, आगे वाला फॉरवर्ड एरो तो हम यूज करते ही है ऑब्वियसली। अगर हमें प्रेजेंट लिखना है तो प्रेजेंट लिख दो, एब्सेंट लिखना है एब्सेंट लिख दो, प्रेजेंस लिखना है प्रेजेंस लिखो, एब्सेंस लिखो। इसके अलावा और भी जितने भी वर्ड्स होते हैं आप उसको अपने हिसाब से, अपने लिए बना रहे हो ना शॉर्ट नोट्स, अपने हिसाब से छोटा कर दो। अगर आपको लग रहा है आपको एब्रीविएशन फॉर्म नहीं पता है तो आप अपने हिसाब से भी छोटा कर सकते हो उस चीज को। आप लिख दो, जैसे डायरेक्शन का अगर मैं आपको बताऊं तो डायरेक्शन को मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, एन ऊपर लिख देती हूँ, उसका मतलब PION ही होता है मेरा। कोई भी वर्ड ऐसा आता है ना, जैसे मान लो डायरेक्शन हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गया, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं मैं ऊपर एन लगा के छोड़ देती हूँ, मेरा एब्रीविएशन वही हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको वो एब्रीविएशन याद नहीं रहेंगे इन फ्यूचर, तो आप लास्ट में क्या करो, एकदम लास्ट में वो एब्रीविएशन की फुल फॉर्म सिर्फ एक जगह पर लिख लो, एक छोटा सा डब्बा बना के, है ना, एकदम नोट्स के लास्ट में, या चाहो तो मतलब लास्ट में ही बनाओ मेरे हिसाब से, तो लास्ट में कॉर्नर में एक बॉक्स बना लो जिसमें आप अपनी सारी एब्रीविएशन लिख दो। ठीक है, तो बहुत इजीली आपको पढ़ी भी जाती हैं चीजें, जल्दी पढ़ी जाती हैं, और नोट्स के लिए जगह भी नहीं घिरती। आपको 20 पन्नों में जो चीज आ रही है डायरेक्शन और ये सब लिखने में, आपका वो एक पन्ने में आ जाएगा, है ना। चलो, तो डोंट रेफर अदर सेल्फ नोट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि बेटा चीटिंग तो इसमें चलती ही नहीं है। ठीक है, चीटिंग इसमें होती ही नहीं है। आप ये सोचोगे कि आप किसी और के सेल्फ नोट से अपने उतार के या उससे थोड़ा आइडिया लेके बना लोगे, नहीं, वो सेल्फ नोट्स नहीं है, वो चीटिंग है, वो कॉपी कर रहे हो आप। सेल्फ नोट्स अपने होते हैं, जो अपने अनुसार बनाए हुए हैं, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बनाए हुए हैं। मेरे सेल्फ नोट्स में जो एब्रीविएशंस होंगी वो मुझे पता होंगी, मेरे सेल्फ नोट में जहां पर मैंने एडिशन किया हुआ होगा जिस जगह पर, वो मुझे पता होगा, है ना। जो चीज मुझे कम समझ में आती है, जो मुझे लेट समझ में आती है, उसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखूंगी एक्सप्लेन करके। जो चीज मुझे पता है कि मुझे ऐसी आ जानी है फटाक से, वो मैं और शॉर्ट में लिखूंगी। ठीक है, तो ये ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको क्या चीज ज्यादा अच्छे से आती है, क्या चीज कम। आप कभी भी किसी और के सेल्फ नोट से अपने सेल्फ नोट नहीं बना सकते। अगर आप वो बना रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको।
ठीक है। आपको कभी भी किसी और के सेल्फ नोट्स नहीं रेफर करना है, डोंट रेफर इट, ओके। हमेशा एनसीईआरटी देखनी है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा अगर आप देखना चाहो तो कोई एक रेफरेंस बुक देख सकते हो या फिर गाइडिंग नोट्स देख सकते हो। गाइडिंग नोट्स से मतलब जो आपके, जैसे आपके लॉन्ग नोट्स जो होते हैं ना, आप उनको रेफर कर सकते हो, आपको उनको उतारना नहीं है, बट आप उनको रेफर कर सकते हो। जो आपके टीचर्स ने आपको लिखवाए हैं नोट्स, डिक्टेट किए हैं, आप उनको देखो कि उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, देखो कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या मैम ने बताए हैं, वो सारे आप रेफर कर सकते हो, बट आप किसी और के सेल्फ नोट्स नहीं रेफर कर सकते, ओके। चलिए, सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज के बच्चों के लिए, मतलब इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं नोट्स बनाने के लिए, बट आज के टाइम में जो मैं नोटिस करती हूँ कि बच्चे ना एस्थेटिक्स में खो जाते हैं। हमारे लिए सब कुछ एस्थेटिक हो गया है, ये भी एस्थेटिक चाहिए, पढ़ाई भी, खेलकूद भी, ड्रेसेस भी, सब कुछ एस्थेटिक चाहिए। बेटा इसमें खोना मत, ठीक है। सुंदर बनाना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट इसमें खोना नहीं है। डोंट गेट लॉस्ट इन एस्थेटिक्स। क्यों नहीं खोना है मैं बताती हूँ। आप सोचोगे कि मैं अच्छे से पोस्टेट्स लाऊं, आप सोचोगे मैं 4 रंग के पेन लाऊं, ठीक है, आप सोचोगे मैं हाइलाइटर्स भी पेस्टल कलर्स वाले लाऊं, ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी है। एक तो आप पैसा बर्बाद कर रहे हो, दूसरी चीज आप अपना इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो उस चीज में कि इस वाले के लिए ये वाला यूज करना है, इस वाले के लिए ये वाला, ये नहीं करना है हमें। हमें गिन के 3 या 4 पेन चाहिए, एक हाइलाइटर चाहिए, मैं तो वो भी यूज नहीं करती, ठीक है। 4 पेन से मेरा काम हो जाता है, एक ब्लैक और ब्लू, एक पेंसिल ले लो, और एक अपना कोई सा भी पिंक, रेड या कुछ भी कलर का एक पेन ले लो, ठीक है, हाईलाइट के लिए। आपको इनसे ज्यादा जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, ठीक है। वही लिखा है आगे, यूज 3 और 4 कलर्ड पेन ओनली। ज्यादा कलर्ड पेन नहीं यूज करना है कि ये टॉपिक चेंज हो रहा है इसके लिए फिर अलग पेन, वो टॉपिक बदल रहा है उसके लिए अलग पेन, एग्जाम्पल्स के लिए अलग पेन। इसमें रह जाते हैं ना तो पेन चेंज ही करते रह जाते हैं बेटा, बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे नहीं बनते नोट्स, नोट्स तो ऐसे बनते हैं फटाफट, जो पढ़ रहे हो लिखते चलो, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है लिखते चलो, बहुत जल्दी बनाने होते हैं, ठीक है। चलो, ट्राई टू मेक सेल्फ नोट्स ड्यूरिंग लेक्चर। ये पॉइंट्स तो मैंने यहाँ पर इस वाले पीपीटी में, ये वाले जो पॉइंट्स है ना 4-6, ये ना थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, ये हर किसी के लिए नहीं है, ये ऐसे पॉइंट्स नहीं है कि आप तुरंत करोगे, ठीक है। पिछले वाले जो पॉइंट्स है आपको मैंडेटरी हैं, नोट्स बनाने हैं, कंपलसरी है, उसी को फॉलो करना। ये पॉइंट्स जो हैं ये थोड़े से ऐसे हैं जो थोड़े से अच्छे हो जाए ना नोट्स बनाने में, धीरे धीरे 1 महीने के अंदर अंदर आप बहुत अच्छे हो जाओगे नोट्स बनाने में, ठीक है। तो उन नोट्स को और ज्यादा बेटर कैसे करना है वो इनमें है, ठीक है। चलिए, तो ट्राई टू मेक नोट्स, सेल्फ नोट्स ड्यूरिंग लेक्चर। आप जो रफ नोट्स बना रहे हो ना लेक्चर में, जो आप टीचर के सुनने पे बना रहे हो, आप उसी को इस तरह से बनाओ, थोड़ी थोड़ी गैप देके बनाओ, कि ताकि आपको अगर कोई और एडिशन करना हो उसमें घर जाके तो आप वो एडिशन वहीं पे कर दो। बेटा टीचर्स आपको ऐसा पढ़ाते हैं कि वो अपनी तरफ से सब कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, वो आपका A to Z नीट का जितना होता है ना उतना पढ़ा रहे हैं, मोर देन इनफ पढ़ा रहे हैं। तो वो चीज अगर आप शॉर्ट नोट्स अपने वहीं पर बना रहे हो तो आपके कंप्लीट नोट्स हैं शॉर्ट्स, ठीक है। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि मे बी कोई एक आधी बात छूट जाए, उसके लिए पोस्टेड चिपका दो नोट्स में, उसके लिए वहां पर तुम एडिशन के लिए कोई एक छोटा सा ब्लॉक छोड़ दो, ठीक है। तो आप ये लोग थोड़ा सा जब आप सीख जाओ नोट्स बनाना तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्राई टू यूज व्हाइट शीट्स। व्हाइट शीट्स पे नोट बनाना स्टार्ट करो, सीखो। व्हाइट शीट्स पे ना नोट्स बनाना काफी इजी रहता है बेटा, क्योंकि व्हाइट शीट पे आप कहीं भी कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो आपकी लाइंड वाली शीट्स होती हैं उनमें ऐड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, हमें थोड़ा सा हमें लाइन वाइज चलना होता है, फिर हमें समझ नहीं आता कि कितना ब्लैंक छोड़े कितना ना छोड़े। अगर हमने ब्लैंक लिया है ना उस पर तो डायग्राम्स कमाल के बनेंगे, ठीक है। फिर आपको लिखना आ जाएगा बिना लाइंस के, आपके अदर फर्दर स्टडीज के लिए आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी ये चीज, ठीक है। आगे जाके आप लोग कितनी कॉपीज खरीदोगे, आप लोगों को क्या कहते हैं डॉक्टर्स की पढ़ाई करनी है तो आपको पता है कि वो MBBS कितनी लंबी चौड़ी है, ठीक है। तो आपको अगर वो डॉक्टर बनना है तो आप कॉपीज नहीं यूज करते रहोगे ना जिंदगी भर, आपको शीट्स पे लिखना आना चाहिए, आपको व्हाइट शीट्स पे, आपको ब्लैंक शीट्स पे लिखना और ड्रॉ करना आना चाहिए, राइट। तो आप जैसे जैसे धीरे धीरे नोट्स बनाना सीखेंगे, ट्राई टू यूज व्हाइट शीट्स इंस्टेड ऑफ लाइन्ड वंस, ओके। नेक्स्ट, ट्राई टू रेफर एनिमेटेड वीडियोस एंड पिक्चर्स टू विजुअलाइज, ठीक है। देखो, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं, राइट। सारी चीजें जो दुनिया में हो रही हैं वो हमें पढ़नी पड़ती हैं, है ना। जो हम अपनी बॉडीज के अंदर देख रहे हैं, एनिमल्स के अंदर देख रहे हैं, प्लांट्स के अंदर देख रहे हैं, सब कुछ होता है दुनिया में, और वो चीज हमें इमेजिन करने में थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है,
क्यों हो जाती है? देखो फिजिक्स वाली जो चीजें होती है जो जिंदगी में चलती हैं वो तो हमें दिख जाती हैं जल्दी से, है ना, पर बायोलॉजिकल वाली जो चीजें वो ज्यादातर बॉडीज के अंदर होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, प्लांट बॉडी के अंदर होती है, माइक्रोब्स के अंदर होती है, जो इतने छोटे होते हैं कि हमें माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं। अब उनके अंदर क्या चल रहा है इसको थोड़ा विजुअलाइज करने में, इसको इमेजिन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस चीज के लिए यूट्यूब पे बहुत सारी एनिमेटेड वीडियोस, गूगल पे और यूट्यूब पे भी बहुत सारी इमेजेस हैं आप लोगों के लिए। आप जब भी रेप्लिकेशन पढ़ रहे हो उसको एनिमेशन फॉर्म में देखो, उसकी पिक्चर्स देखो। अगर आप कोई माइक्रोब्स पढ़ रहे हो तो आप स्टेनिंग देखो कैसे हो रही है, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप इम्यूनोलॉजी देख रहे हो तो आप उसका एक्शन देखो, मैकेनिज्म देखो, सब कुछ आपको एनिमेटेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। मुझे पता है यूट्यूब पे हर चीज एनिमेशन की फॉर्म में है और वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और अच्छे से विजुअलाइज करने में बहुत हेल्प करेगी ताकि आप और भी ज्यादा अच्छे से उस चीज को याद रख सकें, ठीक है। तो ऑलवेज रेफर वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस एंड पिक्चर्स, ओके। नेक्स्ट, रिवाइज वंस अ वीक। कभी ऐसा होता है कि हम लोग को रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है, बट आपको प्रायोरिटी रिवीजन को देनी है। बेटा अगर आपने नोट्स बना लिए हैं और अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वो नोट्स किसी काम के नहीं है। आपका रिवीजन इज मस्ट। अगर आप 1 वीक में नहीं कर पा रहे हो एक बारी, तो आप 1 महीने के अंदर एटलीस्ट करो सारा रिवीजन। आपने जितना भी उस मंथ में पढ़ा है वो सारा 2 दिन बैठ के सारा का सारा रिवीजन करो। बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा। पहली चीज तो जो भी आप पढ़ रहे हो 2 दिन बाद वापस से रिवाइज करो, ठीक है। अगर आप इस तरह से चलोगे ना, आप जो भी पढ़ रहे हो आप 2 दिन बाद, सबसे पहले तो आप जो पढ़ रहे हो, मान लो आज आपने लेक्चर लिया, उस चीज को आप रिवाइज करो 3 घंटे बाद। जो आपने आज पढ़ा है उसको 3 घंटे बाद रिवाइज करो। 3 घंटे बाद उसको अब रिवाइज करना 3 दिन बाद, और उसके 3 दिन के बाद 3 हफ्ते बाद। ये जो 3-3 वाली थ्योरी चलती है ना बेटा, बहुत काम की होती है, बहुत जल्दी लर्न होता है इससे, ठीक है। बढ़िया सी काम की बात बता दिया मैंने तुम्हें। तो रिवाइज करना है वंस अ वीक। उसके बाद ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपके नोट्स के दिखाए तो वो तो आपने देख ही लिए, ठीक है। फ्लो चार्ट इस तरह से बनते हैं। फ्लो चार्ट से आपका जो नॉर्मल चार्ट होती है किसी चीज की, जिसमें आपको दिख रहा होगा जो इम्यूनिटी होती है, जो इम्यूनिटी होती है वो इनेट भी हो सकती है और अडेप्टिव भी हो सकती है ना, जो बचपन से और जो हमें बाद में मिल रही है। तो उसके जो टाइप्स हैं, उसकी जो मतलब उसके जो फीचर्स हैं बेसिकली, उसी तरह से जो इम्यूनिटी होती है वो ह्यूमोरल भी हो सकती है और सेल मीडिएटेड भी हो सकती है ना। उसके भी टाइप्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ अगर आप देखो तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑर्गेनिजम्स का वो है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स क्या हैं। उसके बाद यहाँ टेक्सोनॉमी के बारे में सारा का सारा, ओके। पॉइंट वाइज लिखना है, एकदम लंबे नोट्स बनाने ही नहीं है अपन को, ठीक है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी किस तरह से अपनी सुंदर बनानी है, ठीक है। ये सुंदर बनानी होती है एनसीईआरटी। टीचर्स को बहुत पसंद आती है, ये मैं बता रही हूँ, तुमको भी आएगी, तुम बनाना शुरू करोगे जब। उसके बाद इस तरह से आप लोगों को डायग्राम्स बनाने हैं कि डायग्राम में ही फंक्शन इंक्लूड कर दो, डायग्राम में ही पार्ट्स इंक्लूड कर दो। सब कुछ डायग्राम देखकर ही पता चल जाए तुम्हें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। जो आपके 11th के लास्ट में फिजियोलॉजी के चैप्टर है, आपके प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर है, सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। लंबे लंबे कॉन्सेप्ट है, पर डायग्राम बनाओगे, डायग्राम के हिसाब से सब कुछ समझ लोगे तो कोई जरूरत ही नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने की। सिर्फ डायग्राम से काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक। मैंने दिखा दिया है, समझा दिया है मेरे हिसाब से तो सब कुछ। तो ये ब्रह्मास्त्र अपना रेडी करो बहुत अच्छे से। जिन्होंने अभी तक नहीं सीखा है वो सीख ले नोट्स बनाना बहुत अच्छे से। आप 1 महीने रोज प्रैक्टिस करेंगे, जो पढ़ रहे हैं उसको रोज जाके घर पे नोट्स बनाएं। आपको कोई नहीं रोक सकता नीट में फुल मार्क्स लाने से। आई एम टेलिंग यू, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। यू जस्ट हैव टू मेक गुड नोट्स और उन नोट्स को रिवाइज करने का एक प्रॉपर तरीका, प्रॉपर टाइम। आपको सिर्फ इन चीजों की जरूरत है एंड यू विल बी द टॉपर ओनली, ओके। टॉपर के नीचे आप कुछ रहोगे ही नहीं, टॉपर ही बनते रहोगे हर चीज में। 11th में, 12th में, आगे कुछ जो भी करोगे ना उसमें भी आपके फुल नंबर, ओके। तो एंड नाउ गाइस, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस कर दो बेल आइकन को, ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको जल्दी जल्दी दिखती रहें। थैंक यू।